हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारे ब्लैक पैंथर मतलब चैडविक बोसमैन की आखिरी मूवी 21 ब्रिजेस को। आप लोगों को पता ही होगा चैडविक बोसमैन ने पिछले साल इसी तारीख मतलब 28 अगस्त 2020 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी वफात पेट के कैंसर से हुई थी। मैं जानता हूँ मैं एक दिन लेट हूँ, लेकिन मेरी भी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से ये वीडियो एक दिन लेट हो गई। आप मेरी आवाज से ये समझ सकते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बना रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा ये मूवी अच्छी थी या खराब, बस इतना ही कहूंगा इस मूवी में भी चैडविक बोसमैन सर की एक्टिंग 100 आउट ऑफ 100 थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम आंद्रे को चर्च में रोते हुए देखते हैं। दरअसल उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे जो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। उन्हें विदाई देने बहुत सारे लोग आए थे। अब कहानी 19 साल आगे बढ़ती है। हम फिर आंद्रे को देखते हैं। उस पर इंक्वायरी बैठी थी। दरअसल आंद्रे भी पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव बन चुका है। उस पर इल्जाम था उसने अब तक 8 मुजरिमों को गोली मारी थी, लेकिन आंद्रे इसके लिए शर्मिंदा नहीं था क्योंकि उसने कानून की रक्षा करने की कसम खाई है। वो उस इंक्वायरी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि इल्जाम होने के बाद भी वो एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव था। जब वो घर आता है तब हम देखते हैं उसे बहुत सारे मेडल भी मिले हैं। फिर आंद्रे अपनी माँ के पास जाता है। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी आंद्रे ने उन्हें अपने साथ रखा हुआ था, जो अमेरिका जैसी कंट्री में कोई आम बात नहीं है। फिर हम रे और माइकल नाम के 2 आदमियों को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो किसी जगह जाकर अपनी कार रोकते हैं। दरअसल दोनों कहीं चोरी करने आए थे। दोनों मास्क पहनकर पिछले दरवाजे से किसी बार में घुसते हैं। बार के बेसमेंट में उन्हें एक आदमी मिलता है जिससे वो लोग गन पॉइंट पर बार में रखी कोकीन के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कोकीन फ्रिज में रखी है। दोनों जाकर जब चेक करते हैं वहाँ उनकी उम्मीद से ज्यादा ड्रग्स थी जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी। माइकल तो इतनी सारी ड्रग देखकर उन्हें यही छोड़कर चलने कहता है, लेकिन रे नहीं मानता। उसके लिए तो ये जैकपॉट था। वो ड्रग्स को बैग में भरने लगता है। आप सोच रहे होंगे रोड के एक छोटे से बार में इतनी सारी ड्रग्स कहाँ से आई, तो इसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है। उनसे जितनी ड्रग्स होती है वो ले लेते हैं, लेकिन बाहर पुलिस वाले आ गए थे। उन्हें पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है। नॉक करने पर भी जब कोई नहीं आता तब कुछ पुलिस वाले बार के पिछले दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां उन्हें रे की कार स्टार्ट मिलती है और पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सामने वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। उन्हें सामने ड्रग भी दिख जाती है। पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन उनके आते ही रे उन्हें शूट करने लगता है। बार का मैनेजर चाकू लेकर माइकल को मारने आता है। तब मजबूरन माइकल को उसे शूट करना पड़ता है। उसे किसी की जान नहीं लेनी थी। रे पीछे से आए पुलिस वालों को भी शूट करता है। उनमें से एक बैकअप मंगवा लेता है। माइकल उसे बाहर आने बोलता है क्योंकि उन्हें और लोगों को मारना नहीं था, लेकिन उसके बाहर आते ही रे उसे भी मार देता है। माइकल को ये ठीक नहीं लगता। वो लोग ड्रग लेकर बाहर आते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी सामने उनकी कार एक और पुलिस की कार से टकरा जाती है। रे उन्हें भी शूट कर देता है। 2 कार्स और आती है, लेकिन रे शूटिंग में बहुत अच्छा था। वो उन्हें भी मार देता है। फिर दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ आंद्रे आता है। वहाँ 8 पुलिस वाले मारे गए थे। आंद्रे बार के अंदर जाता है जहाँ पुलिस वाले बहुत दुखी और गुस्से में बैठे थे। वहाँ आंद्रे कैप्टन मैकेनी से मिलता है। मरने वाले सभी ऑफिसर्स कैप्टन के ही यूनिट के थे। कैप्टन बहुत दुखी और गुस्से में थे। वो आंद्रे के पिता को भी जानते थे। दोषियों के पकड़े जाने के बाद कैप्टन को उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाना था, जिसे वो 5-10 सालों तक मजे करते रहे, फिर उन्हें बेल भी मिल जाए। इसीलिए वो आंद्रे को इनडायरेक्टली कहते हैं उनके मिलते ही वो उन चोरों का फैसला वही ऑन द स्पॉट कर दे, मतलब उन्हें मार दे। फिर आंद्रे वहाँ की ड्रग्स देखता है। तभी वहाँ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसर फ्रैंकी भी आती है। क्योंकि इस चोरी में अब ड्रग भी इन्वॉल्व है, फ्रैंकी भी इस केस पर आंद्रे के साथ काम करेगी। लेकिन आंद्रे को ये पसंद नहीं आता। लेकिन ऑर्डर्स ऊपर से आए थे और उन्हें चोरों को 3-4 घंटों में पकड़ना है, इसीलिए उनके पास बहस के लिए टाइम नहीं था। दूसरी तरफ दोनों कहीं पहुंचते हैं। माइकल इन सब मर्डर्स से परेशान था। वही बार में आंद्रे क्राइम सीन को देखकर समझ जाता है ये काम 2 लोगों का है, ना ही एक आदमी का, ना ही 2 से ज्यादा का, और दूसरा वाला माहिर कातिल है और उन लोगों ने ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया है। तभी पुलिस वालों को ट्रैफिक सिग्नल के कैमरास पर उनके BMW की फोटो मिल जाती है क्योंकि उन लोगों ने सिग्नल तोड़ा था और कार की हालत और समय देखकर वो समझ जाते हैं ये वही कार है। वो तुरंत आंद्रे को उस कार की
फोटो भेजते हैं। आंद्रे कहता है 200 किलो ड्रग्स चुराने वो लोग BMW लेकर और सिर्फ 2 आदमी क्यों आए, क्योंकि उन लोगों को कभी 200 किलो ड्रग होने की उम्मीद ही नहीं होगी और ना ही पुलिस के आने की। दूसरी तरफ रे और माइकल का डीलर वहां आता है। वो लोग उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि उसने ही उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहां 20-30 किलो ड्रग होगा, लेकिन उसे भी किसी और ने इन्फॉर्मेशन दी थी। अब वो लोग अपनी डील बदल लेते हैं। अब वो इस ड्रग को हाउक नाम के डीलर को खुद बेचेंगे और जाते जाते वो उस BMW कार को जला देते हैं। वही बाहर क्राइम सीन पर FBI एजेंट आ जाते हैं। उन्हें इस केस को टेक ओवर करना था, जिससे पुलिस वाले और उनमें बहस होती है। वो लोग आंद्रे को वहां देखते हैं। यहाँ पुलिस वाले मारे गए थे, इसलिए पुलिस को ही ये केस देखना था। FBI को उन्हें पकड़कर उन पर केस चलाना था, लेकिन आंद्रे को वहां देखकर वो समझ जाते हैं वो लोग उन्हें पकड़कर एनकाउंटर में मार देंगे। आंद्रे और फ्रैंकी उन्हें बताते हैं वो लोग इतने सारे माल के साथ अभी मैनहट्टन शहर में ही होंगे, क्योंकि 50 किलो ड्रग्स को वो लोग इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बेच नहीं सकते। तभी आंद्रे का अंदाजा सही निकलता है, क्योंकि उन्हें चाइना टाउन मैनहट्टन में वही BMW जली हुई मिल गई है, वो भी 3 मिनट पहले। आंद्रे कहता है वो बहुत जल्द मैनहट्टन शहर छोड़ने की तैयारी करेंगे, इसीलिए उन्हें शहर के सभी एग्जिट्स बंद करना होगा, क्योंकि अभी रात के 2 बजे है, दोपहर के नहीं, और मैनहट्टन एक आइलैंड पर है। FBI ऑफिसर इसके लिए नहीं मानते, लेकिन कैप्टन और दूसरा ऑफिसर कहता है वो लोग इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे और उनके पास समय भी बहुत कम है, इसीलिए FBI एजेंट मान जाते हैं। मैनहट्टन में आने के लिए 21 ब्रिजेस है, जिन्हें पुलिस वाले बंद करवा देते हैं। 3 नदियां और 4 सुरंग है, उन्हें भी पुलिस वाले बंद कर देते हैं। साथ ही सभी ट्रेन और मेट्रो भी बंद करवा देते हैं और पूरे शहर में पुलिस तैनात हो जाती है। फिर वो लोग उस जली हुई कार के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक और कार के टायर्स के निशान दिखाई देते हैं। आंद्रे कंट्रोल रूम में कॉल करके उस दूसरी कार के बारे में पता लगाने कहता है, लेकिन वो एक क्रिमिनल एरिया था जहां लोग कैमरास तोड़ देते हैं, लेकिन आंद्रे उसे किसी भी तरह कम से कम उस दूसरी कार का पता लगाने कहता है। यहाँ फ्रैंकी परेशान हो रही थी, क्योंकि आंद्रे के रिकॉर्ड के मुताबिक वो मुजरिमों को एनकाउंटर में मार देता है, जिसमें पुलिस वाले भी मारे जा सकते हैं, लेकिन आंद्रे उसे कुछ नहीं बोलता। तभी उसे किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ वो लोग ड्रग बेचने हाउक नाम के एक ड्रग लॉट के पास पहुंचते हैं। उसने ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ 20-30 किलो ड्रग है, लेकिन उसे मालूम था वहाँ बहुत सारा ड्रग होगा। उसने ये अपने कॉम्पिटिटर को बर्बाद करने के लिए कहा था। माइकल उन 50 किलो ड्रग के $1 मिलियन मांगता है, क्योंकि उसे ड्रग के रेट अच्छे से पता है। हाउक मान जाता है, लेकिन वो उन्हें $1 मिलियन के छोटे नोट देता है। वो देखने में बहुत ज्यादा थे। साथ ही हाउक उन्हें किसी आदि नाम के आदमी के बारे में बताता है, जो उनके ब्लैक मनी को व्हाइट कर देगा। साथ ही उन्हें नकली IDs और पासपोर्ट भी बनवा कर देगा। माइकल बश नाम के आदमी का कर्ज चुकाता है, जिसने उन्हें ये काम दिया था, और उसकी गाड़ी ले लेता है। दूसरी तरफ आंद्रे पुलिस वालों के साथ एक घर में रेड करता है और एक कपल को गिरफ्तार करता है। दरअसल आंद्रे को उस दूसरी कार की फोटो मिल गई थी। वो कार इस औरत के नाम पर है। वो बताती है वो कार उसी के नाम है, लेकिन अभी वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड बश के पास है। वो उसे पूरा मामला बताते हैं, लेकिन वो कहती है बश किसी को मार नहीं सकता। फिर आंद्रे उस औरत से बहुत प्यार से पूछता है, क्योंकि इन सब में वो बुरी तरह फंस सकती है। अगर वो सच बता देगी तो वो उससे वादा करता है पुलिस उसे परेशान नहीं करेगी। फिर वो उसे रे और माइकल की फोटो दिखाता है। वो मान जाती है। वो आंद्रे को बताती है गोरा वाला आदमी रे है और दूसरा वाला माइकल है। माइकल का बड़ा भाई और रे साथ में ही मिलिट्री में थे। माइकल का बड़ा भाई अफगानिस्तान में मारा गया था और रे को अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए मिलिट्री से निकाल दिया गया था। तब से रे ने ही माइकल का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखा है। अब पुलिस वालों के पास भी उन दोनों की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। दूसरी तरफ दोनों भी आदि नाम के आदमी के पास आते हैं। वहाँ उन्हें न्यूज में अपनी खबर दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं पुलिस ने उन्हें पहचान लिया है। आदि उनके सारे पैसे एक तिजोरी में रखवाता है, लेकिन रे को उस पर भरोसा नहीं था। रे आदि पर गन तान देता है, लेकिन माइकल उसे समझाता है उसने रे के बारे में बहुत सुना है। वो इतने सारे पैसों को अलग अलग अकाउंट्स में भेजकर जहां चाहे भिजवा सकता है। तब जाकर माइकल मान जाता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में पुलिस वालों ने बश को किसी बार में ढूंढ लिया था। वो ये बात आंद्रे को बताते हैं। आंद्रे तुरंत बैकअप को उस बार के बाहर बुलाता है। साथ ही उन्हें ऑर्डर देता है उसके पहुंचने तक कोई भी ऑफिसर बार के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन उस बार में वो 2 पुलिस वाले पहुंच गए थे, जिन्हें हमने पुलिस वालों की लाशों के सामने अफसोस और गुस्से में देखा था। वो दोनों बश को देखते ही गोली मार देते हैं। वो भी सीधा
सीधा सिर में, जिससे वो वही मर जाता है। आंद्रे वहाँ पहुँचता है और भगदड़ देखकर सीधा अंदर भागता है और अपना फोन कार में ही भूल जाता है। उसे हेडक्वार्टर से कॉल आ रहा था क्योंकि उन लोगों ने बश की कार का पता लगा लिया था। जब वो अंदर जाते हैं, दोनों पुलिस वाले बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगता है बश ने ही उन पुलिस वालों को मारा है, लेकिन आंद्रे उन्हें बताता है यही आदमी उन्हें असली कातिलों के पास ले जा सकता था। उसे धक्का देने पर आंद्रे उसे पंच मार देता है क्योंकि वो समझ गया था उस ऑफिसर ने अपनी दूसरी गन बश के हाथों के पास रख दी थी, जिससे ऐसा लगे उसने अपने बचाव में गोली चलाई। फ्रैंकी को किसी का कॉल आया था। पूछने पर वो बताती है उसकी नैनी का फोन था क्योंकि उसका बच्चा घर में अकेला है। उन दोनों को समझ नहीं आता यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ आदि ने $3,20,000 छोड़कर बाकी पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। 3,20,000 उन्हें वो नगद देगा। साथ ही वो उन्हें यहाँ से निकलने का प्लान भी बता रहा था, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। कोई बाहर से दरवाजा तोड़ने लगता है। आदि उन्हें आवाज देता है क्योंकि कोई भी उसे मार नहीं सकता था क्योंकि सभी क्रिमिनल्स के पैसे वही मैनेज करता है, लेकिन बाहर पुलिस थी। आदि जैसे ही डोर होल में देखता है, बाहर से पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है। अब उन दोनों और पुलिस के बीच गोलीबारी होने लगती है। रे जाकर तिजोरी से सारा कैश ले लेता है। दूसरी तरफ बार में कैप्टन पहुंचता है और पहले उन दोनों पुलिस वालों को डांटता है, फिर आंद्रे से कहता है वो लोग गुस्से में है क्योंकि मरने वाले उनके करीबियों में से थे। तभी वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें पता चलता है केली नाम के पुलिस वाले और उन दोनों में मुठभेड़ हो रही है। आंद्रे को समझ नहीं आता केली ने उससे पहले उन दोनों को कैसे ढूंढ लिया। दूसरी तरफ आदि अभी तक जिंदा था। वो समझ गया था ये किसका काम है। वो माइकल को उसके कंप्यूटर में लगी थंब ड्राइव निकालने कहता है। माइकल ड्राइव निकालकर उससे पूछता है आखिर इन ड्राइव में क्या है, लेकिन आदि बस उन्हें उन ड्राइव को एक्सेस करने का पासवर्ड बताता है। बाहर से गोलीबारी हो रही थी और उन्हें यहाँ से निकलना था। पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन दोनों भी छत के रास्ते से बाहर भाग जाते हैं। वो लोग रोड पर भाग रहे थे, लेकिन आंद्रे भी वहाँ आ रहा था। वो उन दोनों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वो लोग एक मीट फैक्ट्री में घुस जाते हैं। अब उनके और आंद्रे के बीच फायरिंग होने लगती है। तब आंद्रे रे के पेट में गोली मार देता है, लेकिन किसी तरह वो अंदर जाते हैं। रे कहता है उन्हें अब अलग होना होगा वरना पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। माइकल उसे छोड़ने तैयार नहीं होता, लेकिन रे कहता है वो उसे ढूंढ लेगा। इसी के साथ दोनों अलग हो जाते हैं। तब फ्रैंकी और आंद्रे भी अंदर आते हैं। वहाँ की एक एम्प्लॉय उन्हें बताती है वो किस तरफ गए हैं। वही ऊपर एक लड़की रे को देखकर चीख देती है, जिससे आंद्रे फ्रैंकी को माइकल के पीछे भेजता है और खुद ऊपर रे के पीछे जाता है। ऊपर रे की हालत खराब थी। वो गन लिए आंद्रे का इंतजार कर रहा था। आंद्रे वहाँ आने ही वाला था, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय बाहर निकलता है। रे की गोली उसे शूट कर देती है और आंद्रे रे को गोली मार देता है। फिर उसके पास जाता है। मरते मरते रे आंद्रे से कहता है माइकल उसकी तरह नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। वही नीचे फ्रैंकी माइकल को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो उसके पीछे हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है। तभी वहाँ आंद्रे पहुँचता है। माइकल उससे रे के बारे में पूछता है। आंद्रे बताता है वो मर चुका है। फ्रैंकी आंद्रे से माइकल को शूट करने बोल रही थी, लेकिन आंद्रे माइकल से बात कर रहा था क्योंकि वो समझ गया था इस शूट आउट की असली वजह रे था और वो किसी को बेवजह मारना नहीं चाहता, वरना अब तक उसने फ्रैंकी को मार दिया होता। और ये सब उसे इसीलिए पता है क्योंकि उसने उन दोनों की फाइल देखी है। यहाँ माइकल बताता है चोरी करते वक्त अचानक पुलिस वाले आ गए और बार के मैनेजर को शायद मालूम था पुलिस आने वाली है। 200 किलो ड्रग, वो भी एक रोड के बगल के बार में। क्या ये अजीब नहीं है? साथ ही आदि को पुलिस वाले ने डोर होल से गोली मारी, वो भी बिना किसी चेतावनी से। माइकल उसे बता देता है मरने से पहले आदि ने उसे कुछ ड्राइव्स दी है। इस बीच फ्रैंकी बार बार आंद्रे से माइकल को गोली मारने बोल रही थी। आंद्रे उसे वो ड्राइव दिखाने और उस पर भरोसा करने कहता है, लेकिन माइकल को किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो एक दरवाजा लॉक करके बाहर भाग जाता है। आंद्रे और फ्रैंकी भी बाहर आते हैं। आंद्रे आसपास के एरिया को ब्लॉक करवाता है, साथ ही इंस्ट्रक्शन देता है माइकल को उन्हें जिंदा पकड़ना है क्योंकि उसके पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। NYPD मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेती है। वही माइकल एक होटल में घुस जाता है, फिर लॉबी में एक आदमी का पीछा करने लगता है, फिर गन पॉइंट पर उसके ही कमरे में घुस जाता है, फिर उसके लैपटॉप का पासवर्ड पूछने के बाद उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। दूसरी तरफ आंद्रे आदि के घर पहुंचता है। फ्रैंकी उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने माइकल पर गोली नहीं चलाई और वो 7 पुलिस वालों के कातिल की बकवास सुन रहा था, लेकिन उसे सच जानना था। वो देखता है आदि के सिस्टम में कोई भी ड्राइव नहीं है, मतलब माइकल सच बोल रहा था। तभी वहाँ कैप्टन आता है। वो आंद्रे को रे को मारने के लिए अप्रिशिएट करता है। आंद्रे उससे पूछता है उसके यूनिट के लोग उसके पहले आदि के घर कैसे पहुंच गए, उन्हें पता कैसे चला। लेकिन तभी वहाँ FBI ऑफिसर आता है। 45 मिनट में वो शहर खुलवा देगा। कैप्टन उसे बताता है
आंद्रे ने उस आखिरी मुजरिम को एक एरिया में ब्लॉक कर दिया है। वो अब कहीं भाग नहीं सकता। लेकिन आंद्रे को कुछ गलत लग रहा था। दूसरी तरफ माइकल उस ड्राइव को चेक कर रहा था जिसमें बहुत सारी एक्सेल शीट थी जिसमें कुछ नंबर्स लिखे थे, उसके बाद पैसे लिखे हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बगल में ही न्यूज चल रही थी जिसमें वो FBI एजेंट बयान दे रहा था कि उन्होंने 3 में से 2 मुजरिमों को मार गिराया है जिन्होंने 85 पुलिस यूनिट के 7 ऑफिसर को मारा है। तभी माइकल देखता है ड्राइव में 85 नाम की भी फाइल है। वो उसे ओपन करता है। उसे देखकर वो समझ जाता है डेट के बाद बैच नंबर लिखा है और उसके बाद अमाउंट लिखा है, मतलब किस पुलिस वाले को कितने पैसे मिले ये उस एक्सेल शीट में पूरी डिटेल में है। फिर वो शेविंग करके बाहर आता है लेकिन कमरे में उस आदमी का मुंह खुल गया था। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। जब माइकल बाहर आता है वहाँ पुलिस वाले आ गए थे। तभी रिसेप्शनिस्ट को इमरजेंसी के लिए कॉल आता है। माइकल किचन के रास्ते से बाहर निकलने लगता है लेकिन उसे एक आदमी देख लेता है। तभी आंद्रे को पता चलता है माइकल होटल के किचन से बाहर निकला है। वो सभी को ऑर्डर देता है कोई भी उसे गोली नहीं मारेगा, उसे माइकल जिंदा चाहिए। वही जैसे ही माइकल बाहर आता है पुलिस वाले उसे शूट करने लगते हैं। माइकल वहाँ से भागने लगता है। तब तक आंद्रे भी वहाँ आ जाता है। वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी माइकल को एक बस कट मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सामने से एक पुलिस की कार आती है। वो उसे उड़ाने ही वाली थी। आंद्रे उसे पकड़ लेता है लेकिन पुलिस कार उन दोनों को उड़ा देती है लेकिन उन दोनों को ज्यादा कुछ नहीं होता। माइकल फिर भागने लगता है। एक और पुलिस वाला उसे शूट करने वाला था लेकिन आंद्रे उसे बचा लेता है। माइकल भागते हुए रोड पर आता है जहाँ फ्रैंकी भी पहुंच गई थी। वो उसका कार से पीछा करने लगती है और बाजू से पुलिस वाले भी उसे शूट कर रहे थे। फ्रैंकी उसे कुचलने ही वाली थी लेकिन माइकल बच जाता है। हेलीकॉप्टर से भी पुलिस वाले उसे शूट करने लगते हैं। माइकल बचते हुए सबवे में पहुंचता है। आंद्रे भी उसके पीछे आता है। फिर फ्रैंकी भी सबवे में पहुंचती है। माइकल एक ट्रेन में घुस जाता है। आंद्रे भी ट्रेन में जाता है। फिर बाहर खड़ा हो जाता है। तभी माइकल भी बाहर आता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे। तभी पुलिस वहां आती है। दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। फिर दोनों भी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में मिलते हैं। माइकल कहता है वो पहला पुलिस वाला है जो उस पर गोली चलाने से पहले बात कर रहा है। माइकल समझ गया था आंद्रे बाकी पुलिस वालों से अलग है क्योंकि उसने उसे गोली नहीं मारी। आंद्रे उसे सरेंडर करने कहता है। साथ ही उसे जानना था उन ड्राइव में क्या है। उसे ये भी जानना था पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे मारने पर क्यों तुला है। माइकल मान नहीं रहा था लेकिन आंद्रे उसे किसी तरह मना लेता है। माइकल गन नीचे करता है और आंद्रे को अपनी गन दे देता है लेकिन तभी उसे कोई शूट कर देता है। आंद्रे देखता है वो फ्रैंकी है। आंद्रे उस पर चिल्लाने लगता है लेकिन फ्रैंकी कहती है उसे लगा वो आंद्रे को शूट कर देगा, जबकि साफ साफ दिख रहा था माइकल सरेंडर करने वाला था। वो वॉकी टॉकी पर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने लगती है। आंद्रे माइकल के पास बैठ जाता है। माइकल मरते मरते आंद्रे को कुछ दे देता है। फ्रैंकी अपना फोन चेक करती है जिसमें सिग्नल नहीं था। दोनों ऊपर आते हैं। FBI ऑफिसर और बाकी लोग दोनों की तारीफ कर रहे थे। तब आंद्रे को एक आइडिया आता है। वो फ्रैंकी का फोन मांगता है क्योंकि उसका फोन खराब हो गया था। फ्रैंकी उसे अपना फोन दे देती है। जब वो उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करता है उसमें पहले उस ऑफिसर का नंबर था जो CCTV के जरिए आंद्रे को उन दोनों की कार की लोकेशन बता रही थी और दूसरा नंबर केली मतलब उस पुलिस वाले का था जिसने आदि के घर पर हमला किया था। इसका मतलब उस क्लब के बाहर जब आंद्रे अपना फोन कार में ही भूल गया था और फ्रैंकी को एक कॉल आई थी तब उसने कहा था उसके नैनी का कॉल था लेकिन असल में वो उस ऑफिसर का कॉल था। आंद्रे के फोन ना उठाने पर उसने फ्रैंकी को कॉल किया था। फिर उसने केली को फोन करके बताया वो लोग कहाँ है। तभी वही ऑफिसर केली भी वहाँ आकर फ्रैंकी से मिलता है। इसका मतलब फ्रैंकी भी शुरुआत से इन सब में मिली हुई है। आंद्रे सबवे से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम कैप्टन को अपने घर आते हुए देखते हैं लेकिन अंदर आंद्रे गन लिए उसका इंतजार कर रहा था। आंद्रे उसकी गन साइड में रखवाता है। फिर उसे थंब ड्राइव दिखाते हुए कहता है जिस बार में ड्रग मिला है उसका मालिक कैप्टन का पार्टनर है और वो सभी ड्रग्स कैप्टन की ही थी। वो ड्रग कैप्टन 85 यूनिट के पुलिस वालों से उनकी कार में सप्लाई करवाता है। कल रात उसके आदमी ड्रग उठाने गए थे लेकिन इत्तेफाक से उसके राइवल ने कल रात ही वहाँ किसी से चोरी करवाने का प्लान बनाया था। बाकी ड्रग्स का धंधा करने वाले भी अपने पैसों का हिसाब आदि के पास ही रखते थे, इसीलिए कल कैप्टन ये सब ढकने की कोशिश कर रहा था। उसने आंद्रे को भी ये केस
इसीलिए दिया था क्योंकि उसे पता था आंद्रे मुजरिमों को मार देता है। कैप्टन आंद्रे की तारीफ करता है इन सब का पता लगाने के लिए, फिर ये सब करने का लॉजिक देता है। जब उसने 85 यूनिट ज्वाइन की थी उसी महीने 2 पुलिस वाले मरे थे। दोनों ने पैसों की तंगी की वजह से सुसाइड कर ली थी। किसी पुलिस वाले का घर बिक गया था। कई पुलिस वाले अपने बच्चों की परवरिश तक ठीक से नहीं कर पाते। पुलिस वाले इस पॉश शहर में घूमते हैं लेकिन वो खुद इस शहर में नहीं रह सकते। ये शहर जो पुलिस वालों को पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी वो इस शहर की हिफाजत करते हैं। बेसिकली कैप्टन का कहना था ड्रग का धंधा हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन अपनी ड्यूटी करने के बाद एक पुलिस वाले को क्या मिलता है, वो अपना घर भी ठीक से चला नहीं सकता। आज इस धंधे की वजह से उसके 85 यूनिट के ज्यादातर पुलिस वाले खुश है, जिसमें फ्रैंकी भी शामिल है। इस बात पर आंद्रे कहता है उसके पिता को 3 लोगों ने मिलकर मारा था। 2 तो चले गए थे लेकिन तीसरे ने उन्हें मार मार कर उनके चेहरे की सारी हड्डियां तोड़ दी थी। उनकी लाश को ताबूत से बाहर तक नहीं निकाला गया था। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया उसे ये सब याद ही नहीं था क्योंकि वो ड्रग्स के इतने नशे में था कि उसे पता ही नहीं था वो कर क्या रहा है। बेशक ड्रग हमेशा रहेगा और उसकी वजह से लोग मरते भी रहेंगे, लेकिन उन मरने वालों का खून पुलिस की वर्दी या बैच पर नहीं हो सकता। कैप्टन कुछ भी बोले लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग के धंधे को किसी भी तर्क या लॉजिक से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कैप्टन उसे धमकी देता है उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, ये सब आंद्रे को अकेले ही करना होगा। लेकिन आंद्रे को ये पहले से पता है। कैप्टन समझ जाता है आंद्रे डरने वाला नहीं, इसीलिए कैप्टन उसे लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन आंद्रे की ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। तभी बाहर एक पुलिस वाला आ गया था। आंद्रे उसे देख लेता है और बचते हुए उसे शूट कर देता है। शूट आउट में एक गोली कैप्टन को भी लग जाती है। तभी बाहर से वो 2 पुलिस वाले आते हैं जिन्होंने बश को बार में मारा था, लेकिन आंद्रे पहले मोटे पुलिस वाले को मारता है फिर गोरे वाले को। अंदर कैप्टन की भी हालत खराब थी। आंद्रे उसे सरेंडर करने कहता है जिससे वो जिंदा तो रहे, लेकिन दीवार के पीछे से कैप्टन उसे शूट करने की सोचता है। आंद्रे नीचे बैठ जाता है और आगे बढ़ते हुए शूट करता है। जब वो सामने जाकर देखता है कैप्टन को एक और गोली लग चुकी थी। आंद्रे उसे अभी भी गन फेंक कर सरेंडर करने कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे ही वो गन उठाता है आंद्रे कैप्टन को भी शूट कर देता है। आंद्रे आगे जाकर कैप्टन की लाश को चेक कर रहा था, तभी उसके पीछे फ्रैंकी आती है। आंद्रे उससे कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फ्रैंकी के पास वो ड्राइव थी, लेकिन आंद्रे कहता है उसने पहले ही उनकी कॉपी बना ली है। आंद्रे उसे समझाता है उन्हें बचाने वाला कैप्टन अब मर चुका है। बाहर पुलिस भी आ गई थी। आंद्रे कहता है 85 यूनिट के सभी पुलिस वालों को पकड़ा जा रहा है और अब वो भी बच नहीं सकती। अगर उसने उसे मार दिया तो उसका बचना और मुश्किल हो जाएगा। वो उसे अपने बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहता है। तब फ्रैंकी मान जाती है और सरेंडर कर देती है। आंद्रे उसकी गन और बैच लेकर उसे हथकड़ी पहना देता है। बाहर पुलिस आ गई थी। आंद्रे उसे पुलिस वालों को सौंप देता है। फिर आंद्रे के पास हम वो ड्राइव देखते हैं, मतलब उसने उनकी कॉपी नहीं बनाई थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, भले ही चैडविक बोसमैन आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन ब्लैक पैंथर के रूप में वो हमेशा हमें याद रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाला उन्हें जन्नत में जगह दे।